जो लोग अपंग थे जी आज उनको एक बहुत ही सुंदर नाम दिया गया, दिव्यांग। जी। बेशक आज उनका कोई अंग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लेकिन उनको भी किसी दिव्यता से नवाजा गया है। हर किसी के पास कोई ना कोई गुण है, हम उस गुण की तारीफ करें, एप्रिशिएट करें। और जब भी हम एप्रिशिएट करते हैं तब हमारे संबंध बहुत मधुर होते हैं। जब माँ से मिलेंगे तो हम माँ की तारीफ करेंगे, जब पत्नी से मिल रहे हैं तो पत्नी की तारीफ करें, नहीं तो वहां पर एक कंपैरिजन हो जाता है, और जहां पे कंपैरिजन है वहां पर जेलस आएगी आएगी। पत्नी के साथ तो हमको पूरी रात रहना है, बच्चों के साथ रहना है, माँ और पिता वो भी तो इंतजार कर रहे हैं ना। हर जो बहू है वो चाहती है कि उसकी माँ का सम्मान हो। जो भाभी है उसकी माँ की बहुत देख रेख करे, पिता की बहुत देख रेख करे, लेकिन वो ठीक वही सूत्र, वही फॉर्मूला अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहते। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति। कैसे हैं मैं आप? बिल्कुल अच्छा हूँ, अपना बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी, एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आनंदम फॉर थैंक भारत। यू, थैंक यू। स्वामी जी, हमने एक एपिसोड किया था ऑन हेल्दी रिलेशनशिप्स कि हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं और कैसे हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं टू अट्रैक्ट गुड रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ्स। और आज मैं चाहती हूँ कि आज इस टॉपिक को हम और एलैबोरेट करें और समझें कि हम वो अपनी लाइफ में क्या ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं ऑन मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल, जिससे हम भी एक बेहतर इंसान बन पाएं और अच्छे लोगों को हम अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकें। तो आज हम इस पे और गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, ये विषय हकीकत में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी आज के परिप्रेक्ष्य में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब संबंध बहुत ज़्यादा बिखर रहे हैं, ब्रेक डाउन आ रहे हैं, परिवार भी बहुत ज़्यादा बिखर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होती चली जा रही हैं। तो मैंने पिछला जो एपिसोड था जी संबंध के ऊपर, उसमें मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर चर्चा की थी। पहला बिंदु था कि जो भी आज हमारे पास में है हम उसका सम्मान करें, तो हमारे संबंध मधुर होते हैं। जो हमको नहीं मिला है उसको पाने की चेष्टा करें, लेकिन जब तक नहीं मिला है तब तक हम परेशान ना हो जाएं, तनाव से ना भर जाएं, जी नहीं तो उससे संबंध और बिगड़ जाएंगे। तीसरा था कि जब हम बिल्कुल अशांत हैं, जब प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो हम चुप बैठ जाएं। जी उस समय अगर हम लोगों से बात करेंगे तो हमको अनावश्यक रूप से क्रोध आ सकता है, कुछ और हमारे अंदर गलतफहमी हो सकती है, संबंध बिगड़ जाएंगे। और चौथा था कि जब हम शांत हैं, जब हम आनंदित हैं, जब हम बहुत प्रफुल्लित हैं, जब हम बहुत उत्फुल्लित हैं, अंदर हम एक उमंग से भरे हैं, अब सामने वाला व्यक्ति हमको कुछ बोल भी देगा तो हम उसको मुस्कुरा करके बस टाल देंगे। तो उस समय अगर कहीं पर कोई ब्रेक डाउन है तो उसको हम ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट करने के लिए प्रयास करें। करेक्ट। कहीं पर कहीं हमारा बिजनेस है, व्यापार है, कहीं अभी रुक गया है, तो अब उनसे जहाँ से हमको बात करनी है व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए तो हम बात करें। अपने बॉस से बात करनी है तो हम अब बात करें जब हम बहुत ज़्यादा शांत हैं, और हम बॉस को भी देख लें कि बॉस भी उस समय शांत है कि नहीं, उनका मूड अगर ठीक है तब हम उससे बात करें। तो ये 4 बिंदु हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किए थे। आज मैं और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ एक शब्द से जो आज सभी की जुबानों पर है, वो है ART। आर्ट संस्था भी है पूरी, आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से। तो ये ART अगर हम केवल इन 3 शब्दों को समझ लें तो हमको पूरी जीवन जीने की कला आ जाती है, संबंधों को बहुत कॉर्डियल करने की, लविंग करने की कला आ जाती है। विशेष रूप से आपने आज अभी एक बहुत ही सुंदर सा शब्द बोला, वो मेरे लिए बिलियन बिलियन डॉलर शब्द है कि जैसे व्यक्ति सफल तो हो सकता है, धनवान भी हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, अच्छा इंसान बन जाएगा। मेरे लिए हकीकत में सफलता है कि आप अच्छे इंसान कैसे बन जाएं। अच्छे इंसान का अर्थ है कि आपके अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव कैसे हो, आप कैसे शांत हो, आप कैसे आनंदित हो, आप कैसे बाहें फैला करके सबका स्वागत कर सकें, और आप सबको बहुत ही प्रेम की निगाहों से देख सकें। अच्छा इंसान तब हम बन सकते हैं। तो
ए स्टैंड्स फॉर अटेंशन। अटेंशन। एक जो छोटा सा बच्चा है जो अभी अभी माँ के गर्भ से आया है, अगर हम गौर से देखें, अगर बहुत ऑब्जर्व करें छोटे से बच्चे को, छोटे से बच्चे के साथ खेलना, उसको देखना एक अपने आप में अभूतपूर्व अनुभव है। तो वो अटेंशन चाहता है। कोई हो जो जितना भी परिवार है, परिवार के लोग उसके पास आकर के बैठें। जब वो जागा हुआ है, माँ उसके पास आकर के बैठे, उससे बातें, वो खुद बातें नहीं कर पा रहा, लेकिन जब उसको कोई बात करता है, जब ऐसे ऐसे करता है, तो मुस्कुराता है, वो ऐसे उछलने की कोशिश करता है। बिल्कुल। वहां से वो अटेंशन चाहता है। जी। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, अटेंशन देना बंद करते हैं। जी। हमको लगता है बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन वो अभी भी अटेंशन चाहता है। अटेंशन हमारे लिए एक भोजन का काम करता है संबंध के लिए। जी। और हम देखें अपने परिवारों में, एक छोटा सा बच्चा है, जब हम उसको अटेंशन नहीं देते ना, माता पिता उसको इग्नोर करते हैं, परिवार के लोग इग्नोर करते हैं, तो वो जानबूझ करके अटेंशन सीख करता है। जब कोई मिलने आया होता है, हाँ जी। तब कितनी धमाचौकड़ी मचाता है, कितना शोरगुल मचाता है। फिर हम धीरे से उसको कहते हैं कि लो तुम 50 रुपए लेके जाओ और चॉकलेट खा करके आओ। बिल्कुल ऐसा होता है। तो अटेंशन लेता है, और अटेंशन तो यहाँ तक भी पहुंच जाता है, धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसा साइकोलॉजिकल, विशेष रूप से महिलाओं के लिए जी। कि घर पर कोई बेटी है, आज तो काफी समय बदल गया कि हम बेटियों को बहुत मूल्य दे रहे हैं, और एक बहुत ही सुंदर बात है। जी। नहीं तो काफी परिवारों में आज भी ऐसा है कि बेटी पैदा हो गई है तो हम उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। वो बहुत ज्यादा इग्नोर फील करती चली जाती है। फिर उसका विवाह होता है, तो फिर वहाँ ससुराल वाला परिवार भी कोई बहुत अटेंशन पे नहीं कर रहा है, पति भी बहुत अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, तो किसी तरीके से अटेंशन पति का लेना चाहती है। तो पूरे दिन भर वो बिल्कुल ठीक रहती है, और जैसे ही पति के आने का समय होता है अपने ऑफिस से, व्यापार से, तो एकदम उसको सर दर्द हो जाता है। ऐसा होता है। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल है, जी। ये मनोविज्ञान है, क्योंकि अब उनके सर में दर्द है, वो पति आएंगे, बिस्तर पर वो लेटी हुई है, तो वो कहेगी मैं पूछेंगे। बहुत तकलीफ में हूँ, तो अब आप चाय बनाइए जरा। जी। तो ये मुख्य रूप से, अगर हमने सामान्य स्थिति में, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हमने अटेंशन दिया होता, तो ये वाली प्रॉब्लम ना फेस की होती। बहुत जगह तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जब लोग अटेंशन नहीं देते हैं किसी स्त्री पर, तो फिर उनको ऐसे कोई काली माँ आ जाती है, कोई देवी आ जाती। ये सारी महिलाओं को ही होता है सारा का सारा, क्योंकि अब वो देवी आ गई है, वो ऐसे खेलना शुरू कर दिया है, तो अब ससुर भी पैर छुएंगे, जेठ भी पैर छुएंगे, जेठानी भी पैर छुएंगे, दौड़ दौड़ कर उनसे पूछेंगे। ये सारा का सारा अटेंशन का है। जी। तो अगर हम नॉर्मल रूटीन में, हम सामान्य जीवन में अगर हम अटेंशन पे करते हैं, जी। चाहे वो हमारा कोलीग है, अब जैसे कोई हमारा सबॉर्डिनेट है, अब हमारे ऊपर फाइल लेकर, हमारे पास फाइल लेकर के आया, हम अक्सर क्या कहते हैं, उसकी तरफ देखते भी नहीं है, हम कहते हैं फाइल रख दो बस। वो कुछ कहना चाहता है कि उसने फाइल में कितनी मेहनत की है, जी। इस प्रोजेक्ट पर उसने कितनी मेहनत की है, और अगर हम उसको जरा सा भी कह दें कि हाँ तुमने बहुत मेहनत की है, एक बार उसको आंख में आंख मिला करके देख लें, उसको बस थोड़ा सा हम अटेंशन दे दें, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दें, तो बिल्कुल निहाल हो जाता है। करेक्ट। कि मेरे बॉस ने मेरे ऊपर अटेंशन पे किया है। जी। तो ऐसे ही घर में भी है। हम अब जैसे हम पियोन है, अब हमारे लिए पानी लेकर के आया है, अब हम उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो धीरे धीरे वो बहुत इग्नोर फील करता है। जी। और इसका देखो विज्ञान देखिए कि एक जो पियोन है या घर का हमारा कोई मेड है, वो हमारे लिए कुछ करके लाए हैं, अब हमने उसको ध्यान नहीं दिया, हमने उसको जरा सा भी धन्यवाद नहीं दिया, तो इग्नोर फील करते हैं वो, और धीरे धीरे उनके अंदर निगेटिव वाइब्रेशंस निकल रही हैं। वो निगेटिव वाइब्रेशन आपका जो पानी लेकर का है उसमें आ रही है। जो भोजन वो सज्जन अब हमारे लिए परोस रहे हैं, वो उस सज्जन की जो इग्नोरेंस की निगेटिव वाइब्रेशंस है, वो भोजन में आ रही हैं, और उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। तो लेटर स्टेज पर हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आने वाला है।
जी। और इतना ही नहीं है, वो जो उनकी वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस हमारे घर में ही तो वो मेड है इस समय, एब्सोल्युटली। हमारे किचन में है वो। तो वो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस निकल रही थी, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस अब पूरी किचन में फैलेंगी, वो घर के कोने कोने में भी जाएंगे, कहीं झाड़ू लगाएंगे, कहीं पोंछा लगाएंगे। तो वो सारी की सारी चीजें हमारे परिवार की हेल्थ को, वेल्थ को, हैप्पीनेस को अफेक्ट करेंगी। ये छोटी छोटी सी चीज है कि अगर हमने मेड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया होता, हमने थैंक्स कह दिया होता, यहाँ कोई पानी, एक छोटा सा बच्चा हमारे लिए पानी लेकर के आया है, हम उसको आंख उठा करके भी नहीं देख रहे हैं। अब पत्नी पूरे दिन भर इंतजार कर रही है। ये बात पता नहीं पतियों को क्यों नहीं समझ में आती है कि आप 9 बजे ऑफिस चले गए हैं और पूरे दिन भर पत्नी इंतजार कर रही है, घर में कुछ कुछ वो काम कर रही थी और शाम तैयार हो जाती है जब पति के आने का समय होता है। लेकिन पति देव आएंगे, अब आकर के बैठ जाएंगे ड्राइंग रूम में, तुरंत अखबार खोल लेंगे या टीवी खोल लेंगे। वो बेचारी चाय बना रही है, हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, चाय भी वो लेकर के आ गई है, हमने बिना उसको देखे ही बस चाय को पकड़ लिया है या यहाँ रखवा लिया है टेबल के ऊपर। बहुत इग्नोरेंस फील होता है। तो अगर हम अटेंशन, एक छोटा सा ये चीज है ध्यान देना, हम खुद अपने से लें कि कोई व्यक्ति जब हमारे ऊपर ध्यान देता है, कई बार देखिए आप, कोई हम किसी से बात कर रहे हैं और वो सज्जन कहीं और देख रहे हैं, हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, हमको कितना बुरा फील होता है। स्वामी जी, ऐसा ही क्यों है कि फीमेल जेंडर को ही अटेंशन ज्यादा चाहिए होती है? यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि फीमेल नीड्स मोर अटेंशन। इसका क्या उनकी कारण? बेसिक नेचर है ये, ओके। बेसिक नेचर है कि महिलाएं पुरुषों के तुलना में ज्यादा अटेंशन सीकिंग हैं। ओके। प्रकृति ने एक तो ऐसा बनाया है, फिर दूसरा हजारों हजारों सालों की जो प्रोसेस थी, ये मनुष्य जाति का जो इवोल्यूशन हो रहा था, उसमें सबसे ज्यादा जो इग्नोर किया गया, हमने महिलाओं को ही इग्नोर किया है। तो वो कितने कितने जन्मों से हमारे सबकॉन्शियस में वो बात चली जा रही है इग्नोरेंस वाली, कि लोग हमको इग्नोर कर रहे, तो किसी भी तरीके से ध्यान खींच रही है। हम वो चाहती है कि उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, और अगर हम उनसे केवल 10 मिनट आकर के बात कर ये लें, होता है, अटेंशन absolutely, उनके ऊपर दे दें, बिल्कुल। तो कितनी निहाल हो जाती है। यस। और पहली चीज, सबसे बड़ी चीज क्या है, कोई भी पत्नी पति को इतना समझदार नहीं समझती कि वो उसको सलाह दे। और पति के साथ ठीक उल्टा है। अब वो ऑफिस से सज्जन आए हैं, अब पत्नी दिन भर, अब पड़ोस की बातें हैं, किसी और की बातें हैं, उन्होंने फोन पर बात की, अपनी मौसी से बात की है, अपनी चाची से, अपनी मम्मी से बात की है, तो 10, 15, 20 मिनट में अपने पति को सब बताना चाहती है, और पति बीच में टोक देते हैं और सलाह बीच में देने लगते हैं कि तुमको क्या जरूरत पड़ रही थी इस लफड़े में पड़ने की। जबकि वो चाहती है सज्जन केवल सुन ले, हमको ध्यान दें, और हम ऐसा नहीं कर रहे। इतनी छोटी सी चीज हमारे संबंध को बहुत मधुर बना देती है, जी। अटेंशन। और ये दूसरा है एप्रिशिएशन। जी। एप्रिशिएशन मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। जी। कितनी हैरानी की बात है जगत में, अगर मैं 1000 लोगों से मिलूं, आप भी 1000, 10,000 लोगों से मिलें, तो आपको ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अपनी एप्रिशिएशन नहीं सुनना चाहता। हर व्यक्ति एप्रिशिएशन चाहता है। अभी आप भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपको भी लगेगा कि कोई कहे कि नहीं आपने बहुत सुंदर किया, बिल्कुल लगेगा। तो ये एप्रिशिएशन। और जब कोई हमको अप्रिशिएट करता है, लेकिन 2 तरीके के एप्रिशिएशन हो सकते हैं। एक रॉन्ग एप्रिशिएशन, जी। हकीकत में वो चीज नहीं थी और हम फिर भी तारीफ कर रहे हैं, उसको हम बटरिंग कहते हैं। जी। तो बटरिंग क्या है, वो अच्छे से एप्रिशिएशन नहीं है, धीरे धीरे लोगों को पता चल जाता है कि ये सज्जन बटरिंग कर रहे हैं, और फिर लोग कटना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं एक शब्द जोड़ना चाहता हूं इसमें, राइट एप्रिशिएशन, सम्यक प्रशंसा। धरती पर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण मौजूद ना हो। बिल्कुल। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम गुण देखते हैं या अवगुण देखते हैं। ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर निर्भर करेगा। कोई कृष्ण भी इतने सौभाग्यशाली नहीं है कि हम कोई कमी देखने पर आ जाएं और हम कमी ना देख पाएं। लोग कृष्ण में भी कमी निकाल लेते हैं, कोई राम में भी कमी निकाल लेते हैं, कोई शिव में भी, कोई गौतम बुद्ध और महावीर में भी,
नानक और कबीर में भी कमी ढूंढने पर आ जाते हैं तो ढूंढ लेते हैं। ये हमारा एटीट्यूड है बेसिकली, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा कोई दरिद्र से दरिद्र, दीन से दीन व्यक्ति भी संसार में नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो। ये जो प्रकृति है, ये जो परमात्मा है, जो अस्तित्व है, बिना कुछ विशेष भेंट दिए जी, किसी को भी धरती पर भेजता नहीं। so we all are God's child. इसलिए तो देखिए, Special child. जो लोग अपंग थे जी, आज उनको एक बहुत ही सुंदर नाम दिया गया, दिव्यांग। जी, क्योंकि बेशक आज उनका कोई अंग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लेकिन उनको भी किसी दिव्यता से नवाजा गया है, उनको भी किसी भगवत्ता से नवाजा गया है। अब जैसे किसी की आंखें नहीं हैं, आंख की इंद्री किसी के पास नहीं है, वो But उनकी आंख से sixth sense दिव्या, बहुत strong होती लेकिन है। लेकिन उसकी सुनने की क्षमता, उसकी गंध लेने की क्षमता, बहुत ज्यादा होती उसका जो टेस्ट की क्षमता है, वो इतनी शिखर पर है कि सामान्य व्यक्ति की हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। वो किसी का हाथ पकड़ करके वो सज्जन बता सकते हैं कि मेरी माँ है, या ये मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, या मेरी बहन है। जरा सा स्पर्श करके वो बता सकते हैं। कौन सी सब्जी आज बनी है वो टेस्ट करके बता सकते हैं। किचन में कोई सब्जी बन रही है और उसकी जो फ्रेग्रेंस आ रही है, उसकी जो सुगंध आ रही है, उस गंध से वो बता सकते हैं कि आज कौन सी सब्जी बन रही है। तो उनको अस्तित्व ने कुछ और ज्यादा दिया है किसी अलग क्षेत्र में। तो हर किसी के पास कोई ना कोई गुण है, हम उस गुण की तारीफ करें, एप्रिशिएट करें। और जब भी हम एप्रिशिएट करते हैं तब हमारे संबंध बहुत मधुर होते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं, देखिए यही सज्जन बाहर जाते हैं भोजन करने के लिए, तो कितनी तारीफ करते हैं कि भाभी जी कमाल किया, आज आपने शाही पनीर कितना सुंदर, कितना स्वादिष्ट बनाया है। इच्छा करती है कि पनीर के साथ साथ आपकी उंगलियां भी चाट लें। इतनी तारीफ करेंगे। और वही अपनी पत्नी रोज सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही हैं, वो हम बिल्कुल भी ध्यान Ignore नहीं कर देते रहे हैं। और हम जरा सी भी तारीफ नहीं करते। तो बेचारी वहीं रसोई से, ज्यादातर पत्नियां ऐसी होती हैं, जिन माँ हो या पत्नी हो या बहन हो, वो बहन चाहती है कि मेरे भाई को मैं ताजा ताजा भोजन, एकदम गरम गरम रोटी बना करके खिलाऊं। ऐसे ही माँ अपने बेटे के लिए, ऐसे ही पत्नी अपने पति के लिए चाहती है। तो इतनी पूरे दिन भर मेहनत कर रही थी। और एक स्त्री में और पुरुष में इतना अंतर है। आप कभी भी देखिए, अपनी माँ से पूछ करके देखिएगा, या आप खुद भी देखिए, जब कोई महिला सब्जी खरीदने के लिए जा रही है, कोई पत्नी या माँ या बहन, अपने को तो वो ध्यान ही नहीं बिल्कुल रखती, नहीं देती है। बिल्कुल ही नहीं ध्यान रखती वो अपना। वो देखती कि मेरे बेटे को क्या पसंद है, बिल्कुल। मेरे पति को क्या पसंद है, मेरे भाई को क्या पसंद है, वो वाली सब्जी वो खरीदती। मतलब वहीं से सब्जी खरीदने में ही प्रेम आ गया। जी, कितना अफेक्शन सब्जी खरीदने में आ गया, जो हम बिल्कुल भी किसी को सोच ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते हैं। और जब वो तेल डाल रही हैं, घी डाल रही हैं, जीरा डाल रही हैं, जब वो उसमें मसाला डाल रही हैं, तो वो केवल तेल घी मसाला नहीं है छोंकने के लिए, वो अपना प्रेम भी उड़ेल रही है पर जिस दिन वहां पर। गुस्सा आता है उस दिन उस दिन तो रोटी भी गुस्से में मिलती है। हाँ, तो पता चल इसीलिए तो ना कि वो देखिए फिर वो चीज वाइब्रेशंस भोजन पर आ आ जाएंगी, जाती है। ना। तो इसलिए तो हम एडवांस में तारीफ करके रखें। जी, और होता क्या है, वो रसोई से चिल्लाती हैं हाँ। कि वो रसोई से कि सुनो जी, आज आपकी पसंद की दाल मखनी बनाई है, जी, कैसी लगी। ये सज्जन कुछ नहीं बोलेंगे। फिर वो कहेगी देखो आपके पसंद का मैंने मटर पनीर बनाया है, आपको मटर पनीर कितना पसंद है। वो सज्जन फिर भी कुछ नहीं बोलेंगे। फिर वो अंतिम हथियार चलाएंगी, देखो आपको मेवे की खीर कितनी पसंद है। तो वो सज्जन बोलेंगे आज मैंने आपके लिए मेवे की खीर बनाई है। तो कहेंगे कि हाँ खीर तो ठीक है, लेकिन जैसी मेरी माँ बनाती थी वैसे मेरी माँ की हाथ में बात ही कुछ और थी। मैं सहारनपुर में एक वहाँ के प्रसिद्ध सर्जन हैं, मैं उनके घर पर भोजन पर आमंत्रित था। जी, तो इतना सुंदर उन्होंने सरसों का साग बनाया था और मक्का की रोटी बनाई थी कि मैंने उनकी तारीफ की। जो गृहिणी थी, उनकी पत्नी थी, मैंने कहा बहुत ही सुंदर, बहुत स्वादिष्ट सरसों का साग बनाया और मक्का की रोटी बना है, कि ऐसा बहुत कम खाने को मिलता है।
लेकिन उनके पति जो डॉक्टर थे, सर्जन, उन्होंने कहा हाँ स्वामी जी ये ठीक तो है, लेकिन मेरी माँ जितना अच्छा नहीं है। मेरी माँ जो साग बनाती थी। निश्चित रूप से हर बच्चे को समझना होगा, इट इज आर्ट ऑफ लिविंग। मैं अपनी बेटियों को कहना चाहता हूँ जी, कि जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि जब बच्चा पैदा हो रहा है उसके पास कॉन्शियस माइंड नहीं है, सब कॉन्शियस है। करेक्ट। तो बच्चे ने जब पहला भोजन किया वो अपनी माँ के हाथ का किया, जो दाल बनाई थी माँ ने, और जो कोई भी सब्जी बनाई थी, आलू बनाया था, पनीर बनाया था, मटर बनाया था, तो बच्चे के टेस्ट बड्स में, उसके सबकॉन्शियस में माँ का स्वाद चला गया। बिल्कुल। अब वो बच्चा कहीं भी दुनिया के किसी कोने में चला जाए, हो सकता है उसकी माँ बिल्कुल अच्छा भोजन ना बनाती हो, राइट। और हो सकता है किसी दूसरे को माँ के हाथ का भोजन बिल्कुल पसंद ना आता हो, लेकिन उस बच्चे के अंदर ये काश हमारी बेटियां समझ सके। जी, संबंध बहुत मधुर हो सकते हैं ससुराल में जाकर के, कि हर पुरुष को, हर युवक को अंततः अपनी माँ का भोजन सबसे स्वादिष्ट लगता है। चाहे 7 स्टार से आ जाए, चाहे 5 स्टार से आ जाए, वो बात उसको नहीं लगती, उसको फिर भी लगता रहता है मेरी माँ क्या बनाती थी। तो समझदार बहू को, समझदार बेटी को क्या करना चाहिए कि उसने जो जो डिशेज बनानी सीखी हैं, जो जो रेसिपी सीखी है, एक बार भूल जाए और आकर के लड़के की माँ से पूछे कि आप बताइए मुझे क्या क्या बनाना है, कैसे कैसे बनाना है, और फिर वो अपनी रेसिपी भी धीरे धीरे ऐड करे। जी, तो उनकी रेसिपी भी स्वीकार की जाए, पूरे घर में इतना एप्रिशिएशन होगा, इतनी तारीफ होगी कि बहू तो कितनी अच्छी आई है। बिल्कुल जैसा भोजन हमारे घर में बनता था वैसा ही बहू ने बनाना शुरू कर दिया है। हम क्या गलती करते हैं, हम जाते ही सबसे पहले अपनी रेसिपी लगा देते हैं, ये दिखाने के लिए देखो हम कितने इंटेलिजेंट, और वो उनको ज्यादा पसंद नहीं आता। तो राइटली अप्रिशिएट करें। एंड स्वामी जी इस केस में पुरुषों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो उसने माँ के हाथ का भोजन टेस्ट किया हुआ है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अब उसकी वाइफ आके तो सेम खाना नहीं बना सकती, तो क्या वहां भी एडजस्ट करने की जरूरत है? राइट, बिल्कुल। ये जी। पुरुष को सोचना पड़ेगा जी, कि वो माँ का जो टेस्ट है वो दोबारा से कहीं और नहीं मिल सकता है। करेक्ट। तो अब जो टेस्ट है दूसरा, वो भी हमको डेवलप करने की कला सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हम वहीं पर स्टक ना हो जाए। करेक्ट। और साथ में हम ये ध्यान रखें कि जब हम पत्नी के लिए तारीफ कर रहे हैं तो हम सीधे सीधे पत्नी की तारीफ करें। जब माँ से मिलेंगे तो हम माँ की तारीफ करेंगे, जी। जब पत्नी से मिल रहे हैं तो पत्नी की तारीफ Balance. करें, नहीं तो वहां पर एक कंपैरिजन हो जाता है, और जहां पे कंपैरिजन है वहां पर जेलस आएगी। आएगी, करेक्ट। तो फिर वो जेलस आ जाती है, और फिर जेलस धीरे धीरे संबंधों में दरार लाती है, क्योंकि जेलस एक पॉजिटिव वाइब्रेशन तो नहीं है, करेक्ट। वो निगेटिव वाइब्रेशन है। और निगेटिव वाइब्रेशन जब दो लोगों के बीच होती है तो वो हमारे संबंधों में एक दरार लेकर के आती है। Correct. तो पहली चीज है ए फॉर अटेंशन, And ए फॉर appreciation. एप्रिशिएशन, ए फॉर एटीट्यूड। ओके। जो एटीट्यूड है, हमारा नजरिया देखने का दृष्टिकोण है, जैसे मैं पिछले एपिसोड में भी कह रहा था कि अब टीवी सीरियल्स चल रहे हैं, उसमें इतना सब कुछ दिखाया जा रहा है, सब कुछ निगेटिव परोसा जा रहा है, हम उस एटीट्यूड को लेकर के आ रहे हैं। हमारा देखने का नजरिया बदल गया है और बदल रहा है। हमको अपने देखने के नजरिए को हर तरीके से पॉजिटिव करना होगा, कि कहीं पर भी दो तरीके के लोग हैं धरती पर कि वो किसी में भी पॉजिटिव खोज लेते हैं, किसी चीज में भी, बिल्कुल। बड़ी से बड़ी निगेटिव में भी पॉजिटिव खोज लेते हैं। गौतम बुद्ध का एक शिष्य हुआ, पूर्ण कश्यप उसका नाम है। जी। तो गौतम बुद्ध का नियम था कि जो शिष्य भी एनलाइटेंड हो जाता, संबुद्ध हो जाता, गौतम बुद्ध उसको संघ से उसी समय विदा कर देते। अच्छा। और कहते अब जाओ तुम प्रचार प्रसार करो। दो कारणों से ऐसा करते। पहला कारण तो कि अब जो व्यक्ति जाग गया, अब वो व्यक्ति और बहुत सारे लोगों तक काम आ सकता है, क्योंकि गौतम बुद्ध किसी एक जगह जा सकते हैं लेकिन उनका शिष्य दूसरी जगह जा सकता है, वो भी लाभान्वित हो सकते हैं। और दूसरा, अब हजारों हजारों शिष्य हैं गौतम बुद्ध के, अब एक अचानक फूल खिल गया, बाकी सब जेलस हो जाते हैं, उनकी यात्रा रुक जाती है, अब वो उसके ही प्रति ईर्ष्या से भरे रहेंगे, उनकी खुद की साधना अवरुद्ध हो जाएगी जी। तो गौतम बुद्ध विदा ही कर देते थे। लेकिन पूर्ण कश्यप जाग गया और पूर्ण कश्यप अब पीछे पीछे रहने लगा, कहीं गौतम बुद्ध की निगाह ना पड़ जाए और गौतम बुद्ध पहचान ना ले।
1 साल बीत गया, बिल्कुल पीछे। रोज तो हमेशा तो वो आगे वाली लाइन में बैठता था, दौड़ करके सेवा करता था, लेकिन अब पीछे पीछे रहता। एक दिन वो बहुत ही मगन, पूरी तरह समाधिस्थ, ऐसे एक फूलों के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, और उस बगीचे से गौतम बुद्ध अचानक गुजर रहे थे। तो गौतम बुद्ध ने उसको देख लिया, पहचान लिया, कहा उनको, पूर्ण कब घटना घटी? और वो एकदम से दंग रह गया कि हे भंते, आप कब आए? बोले तुम ये बताओ, ये कब आने की बात छोड़ो, तुमको घटना कब घटी? तो उन्होंने कहा 1 साल हो गया, लेकिन मुझे था कि आपसे अलग होना पड़ेगा, आपसे दूर होना पड़ेगा। ये चीज मेरे अंदर एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, गुरु के साथ रहना चाहता था, तो मैंने छिपा लिया। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो, अब तुमको जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा जो प्रेम है उसको देखते हुए मैं तुमको चॉइस देता हूँ। हमेशा तो मैं भेजता हूं कि तुम वहां चले जाओ, तुम बताओ कहाँ जाना पसंद करोगे। और तब कहा उसने, पूर्ण कश्यप ने, अगर मेरा ही चुनाव है तो मैं सूखा प्रदेश जाना पसंद करूंगा। एक ऐसा इलाका था जो बहुत खूंखार था, बहुत ही बदमाशों से भरा हुआ, जहां के लोग जरा जरा सी बात पर हत्या कर देते थे। सूखा प्रदेश आज भी बिहार में वो है, जो पूर्ण कश्यप के नाम पर उसका नाम रखा गया है, जिला पूर्णिया। अच्छा, जिला पूर्णिया है बिहार में, वो पूर्ण कश्यप के नाम पर ही रखा गया है। अच्छा, क्योंकि पूर्ण कश्यप ने वहां पर जी, जाकर के गौतम बुद्ध का संदेश दिया, गौतम बुद्ध की देशना को वहां फैलाया। जी, तो सूखा प्रदेश एकदम से चौंक गए गौतम बुद्ध कि तुम क्या कह रहे हो? तुमको पता भी है वहां के लोग कैसे हैं? जहां पर तुम्हारा गुरु भी आज तक नहीं गया, तुम वहां जाने के लिए कह रहे हो? तो फिर पूर्ण कश्यप ने कहा कि भंते, वहां के लोगों को तो ज्यादा जरूरत है जहां पर अभी तक आप नहीं पहुंचे हैं। वहीं तो हकीकत में जरूरत है आपके संदेश की, आपके प्रेम की, आपकी करुणा की, ध्यान की। तो उन्होंने कहा कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तब मैं भेजूंगा। पहला प्रश्न, कल्पना करो तुम आंख बंद करके जब तुम वहां जाओगे तो सम्मान की बजाय तुम्हारा अपमान किया जा रहा है। लोग तुमको गाली दे रहे हैं, लोग तुमको अपशब्द कह रहे हैं। और वो मुस्कुराता हुआ बोला, कहते गौतम बुद्ध तब तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा कि हे भंते, धन्यवाद दूंगा, नाचूंगा। गौतम बुद्ध कहने लगे, अपमान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, किस बात के लिए धन्यवाद दोगे? इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि कम से कम पत्थर तो नहीं मारते। ये पत्थर भी मार सकते थे, केवल शब्दों से ही कुछ कुछ कह रहे हैं, इस बात का धन्यवाद करूंगा। तो फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि कल्पना करो अब तुमको पत्थर से मारने लगे, तो तुमको खून निकलने लगा, अब तुम क्या करोगे? तो कहा कि हे भंते, अभी भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि केवल पत्थर से ही मारते हैं, जान से तो कम से कम नहीं मारते। तो गौतम बुद्ध ने कहा, अब आखिरी प्रश्न, अगर वो तुमको जान से ही मार दें तो क्या करोगे मरते समय? बोले धन्यवाद दूंगा। 2 कारणों से धन्यवाद दूंगा। पहला कारण, गुरु का संदेश फैलाते हुए शरीर से विदा हुआ। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि मैं गुरु का संदेश, गुरु की देशना लेकर के आया था। और दूसरा कि इस शरीर में रहते हुए मन से बहुत कुछ गलतियां हो सकती थीं, आगे कुछ पाप हो सकते थे, उनसे इन लोगों ने मुझको बचा लिया। धन्यवाद दूंगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि अब तुम जाओ, दुनिया में कोई व्यक्ति तुमको दुखी नहीं कर सकता, तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे देखने का नजरिया ही बदल गया। ये एटीट्यूड, ये दृष्टिकोण, जहां हम बुरी से बुरी चीज में भी अच्छा खोज ले, ये हमारी निगाहों के ऊपर है। और आप देखें, घर में भी कुछ कुछ चीजें तो होती हैं घर में, तो वहां पर भी हम पॉजिटिव देख सकें, करेक्ट, तो हमारे संबंध बहुत मधुर हो सकते हैं। ये ए है। और फिर ए के बाद है आर। आर स्टैंड्स फॉर रिस्पेक्ट, जी, सम्मान। हम घर में, मैंने पहले भी बोला था कि हम ताकत के दम पर या हम धन के दम पर 2 चीजें खरीद सकते हैं, हेड, हैंड्स, लेकिन हार्ट नहीं खरीद सकते। हम लोगों को राइटली रिस्पेक्ट दें। हकीकत में जिस सम्मान को कोई डिजर्व करता है, उतना कम से कम उसके हिस्से का सम्मान दें। चाहे माँ है, घर में माता पिता हैं, जी, बुजुर्ग हो गए हैं, जी, अक्सर क्या होता है कि हम माता पिता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। एक बच्चा ऑफिस से आया है या एक यंग बच्चा है, काश हम अपने माता पिता के पास बस 5 से 10 मिनट बैठ जाए, जी,
पत्नी के साथ तो हमको पूरी रात रहना है, बच्चों के साथ रहना है। माँ और पिता वो भी तो इंतजार कर रहे हैं ना, बिल्कुल। केवल केवल पत्नी और बच्चे ही तो इंतजार नहीं कर रहे हैं। तो उनके पास बैठ के केवल पूछ लें, इतना सा हाल पूछ लें कि आप कैसे रहे पूरे दिन भर, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहा, दवाई समय पर ले ली थी आपने कि नहीं, भोजन समय और पर उनको आपने तो कर लिया, अटेंशन भी बस बस थोड़ी हाँ, सी चाहिए। इतने से में वो निहाल हो जी। जाए। कितनी दुआएं दें, और ये चीज पत्नी जी। को, बहुओं को ये चीज समझनी होगी। समझनी होगी। क्योंकि अगर 10 मिनट भी बेटा वहां बैठ जाता है तो उसको लगता है कि मेरी कॉस्ट पर, आपकी कॉस्ट पर कुछ भी नहीं हो रहा है। 25-27 साल तक उन्होंने ही उनको पाला है, बड़ा किया है और आपके सुपुर्द किया है। करेक्ट। ये ख्याल हमको करना होगा। जी। बहुओं को ये चीज समझनी होगी कि हर जो बहू है वो चाहती है कि उसकी माँ का सम्मान हो। जो भाभी है उनकी माँ की बहुत देख रेख करे, पिता की बहुत देख रेख करे, लेकिन वो ठीक वही सूत्र, वही फॉर्मूला अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहती। ऐसे ही माँ भी है, माँ भी चाहती है कि वो जो उसकी बेटी है अपने ससुराल में जाकर के उनको महारानी का दर्जा मिले, सब लोग ऐसे हाथों पर रखें, सब लोग बहुत तारीफ करें, लेकिन वही उनके घर में भी कोई बेटी आई है बिल्कुल। बहू बन करके, हम उसको वो वाला हम दर्जा नहीं दे रहे हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें अगर हम समझेंगे तो संबंध बहुत मधुर हो सकते हैं। आर, हम सबको रिस्पेक्ट दें, सम्मान दें, एंड आर फॉर रिकॉग्निशन। हम घर में लोगों को पहचान नहीं देते। हमारे बच्चे कई बार बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, आकाश जैसी ऊंचाई छू सकते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं दे रहे हैं, हम उनको रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं। कभी मैं गहरे से इस पर बात करूंगा। देखें आप जीजाबाई जी। माँ जीजाबाई, जो अपने 2 साल के बेटे शिवाजी को लेकर के दूर चली जाती है अपने पति से, और उनको 2 साल के बच्चे को पहचान देती है कि तुम दुनिया के सबसे बहादुर बच्चे हो, तुम दुनिया के सबसे वीर बालक हो, चीते जैसी तुम्हारे अंदर मतलब वो फुर्ती है। बचपन से बचपन से कंडीशनिंग करती है। वाह। और उसको पहचान देते देते जब तक वो 12-14 साल के होते हैं तब तक उनको लगता है कि मैं कुछ भी हूँ। कर सकता हूँ, यस। आई कैन डू एनीथिंग। और 14 साल की उम्र में इतने शक्तिशाली मुगल शासकों से वो पहला किला जीत लेते हैं, छत्रपति शिवाजी। 14 साल केवल 14 साल की उम्र में अपने दम पर सेना बना। और छत्रपति शिवाजी को युद्ध नीति है, मां तैयार करती है कि तुम्हारी जो युद्ध नीति होगी, गुरिल्ला जिसको बोलते हैं, गुरिल्ला युद्ध, ये पहली बार छत्रपति शिवाजी से आया। अच्छा। गुरिल्ला युद्ध करना, इतनी सशक्त उनकी योजना होती थी, प्लानिंग होती थी कि कोई समझ ही नहीं पाता था कि छत्रपति शिवाजी आक्रमण कहां से करेंगे और किस ढंग से आक्रमण करेंगे। वाह। ये केवल ये बच्चे को हमने रिकॉग्निशन दी, उसको पहचान दी, बच्चे को हमने मोटिवेट किया कि तुम कुछ कर सकते हो। घर में ऐसे ही है। अब बहू आ गई है, अब हमने क्या केवल उसको चूल्हे में लगा दिया है, केवल रोटी पर लगा दिया। नहीं, बहू कुछ कर सकती है, कोई व्यापार कर सकती है, कोई बुटीक खोल सकती है, कोई ब्यूटी पार्लर कर सकती है, कोई स्कूल खोल सकती है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हो सकते हैं। ऐसे ही हमारा बेटा है, छोटा बेटा है, हम उसके अंदर कितने सारे गुण हो सकते हैं। हम कई बार उसके ऊपर थोपते हैं कि तुम केवल जॉब करो, सरकारी जॉब के लिए ट्राई करो, जबकि वो बहुत बड़ा व्यापारी हो सकता है। करेक्ट। हम देखें, बच्चे को पहचानना शुरू करें और बच्चे को रिकॉग्निशन दें। ऐसे ही अपनी पत्नी है, पति है, और धीरे 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 पूरा परिवार बहुत कुछ कर सकता है। और इससे हमारे संबंध कितने मधुर होंगे, हमारे संबंध बहुत ही ज्यादा मधुर होने शुरू हो जाएंगे। टी आखिर में है, TART। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन, संवाद। अभी तक जैसे हमने कुछ शब्द सुने, वाद, फिर विवाद, फिर वाद विवाद। तो हमने देखा है समाज में या तो केवल वाद है, जिसको हम कहते हैं मोनोलॉग, यानी एक व्यक्ति कह रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को उस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर किसी ने टिप्पणी की तो हम बुरा मान जाते हैं। अब जैसे लेनिन जो कह करके चले गए, अब लेनिनवाद।
जैसे मोनोलॉग हम बात कर सकते हैं प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में, हाँ। यूजुअली ऐसा ही होता ऐसा है होता है। कि एक तरफ से होता है, जैसे बॉस ने कुछ कहा बट एम्प्लॉय कुछ नहीं कह कुछ नहीं पाता, कह सकते, हम उनकी सजेशन भी नहीं ले रहे हैं। नहीं ले जबकि मैंने देखा है, मैं रेलवे में जब था तो कितनी बार जैसे हम बोर्ड पर लगाते थे कि अब ये वाला प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, जी। अगर कोई इससे संबंधित कोई सलाह देना चाहते हैं तो एक सजेशन बॉक्स रख दिया जाता था। अच्छा। और जब वो कोई देखा जाता था कि बहुत अच्छी सजेशन है तो उनको बुलाया जाता था। तो कई बार हमने देखा कि जो बिल्कुल टेक्नीशियन, जो लोएस्ट लेवल पर एक सज्जन है, इतनी सुंदर सलाह है, जो हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर के पास भी इतना सुंदर सलाह नहीं थी, ये ढंग नहीं था, ये बात नहीं थी, और वो प्रोजेक्ट कहां से कहां ऊंचाई छू गया। अच्छा। हाँ, एक छोटी सी चीज कई बार हमारे अंदर नहीं आ रही होती है लेकिन किसी दूसरे को दिखाई दे रही बिल्कुल। होती है। तो मोनोलॉग है कि अब मार्क्स जो कह के चले गए मार्क्सवाद हो गया, गांधी जी जो कह के चले गए गांधीवाद हो गया। तो कोई जरूरी तो नहीं है कि हर व्यक्ति कोई संपूर्ण तो नहीं है ना, बिल्कुल। हर जगह कहीं ना कहीं करेक्शन की उम्मीद तो है कि कहीं ना कहीं कहीं सुधार हो सकता है। बहुत बार हमने समाज में ऐसी चीजें कर दी हैं कि हमने सुधार की गुंजाइश ही बंद कर दी, द्वार ही बंद कर दी। एक सतत विकास चल रहा है। तो ये जो वाद है, इससे संबंध कभी भी बहुत मधुर नहीं होते हैं। एक है विवाद, सामने वाले व्यक्ति ने बोलना शुरू किया और हमने सुना ही नहीं। देखें आप, जैसे आज अपनी लोकसभा को देख लें आप, मतलब कितनी हैरानी की बात है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर है अगर देखा जाए तो, बिल्कुल, जहां पर नियम बनाए जा रहे हैं, जहां पर कानून बनाया जा रहा है, जहां पर पूरे देश को संचालित करने के लिए हम अधिनियम ला रहे हैं, हम रूल्स रेगुलेशंस ला रहे हैं, और वहां पर एक सज्जन कुछ कह नहीं पाते और पूरा हॉल शोर मचाना शुरू कर देता। ये चीज आप देखें, वहां पर मतलब जैसे शील बिल्कुल खोता चला जा रहा है, कर्सी बिल्कुल विदा होती जा रही। कभी भारत में जो व्यवहार था वो सत्यम शिवम सुंदरम, हमने ये व्यवहार की कसौटी रखी थी कि हम जो भी बोल रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, वो उसमें तीन चीजों का समागम होना चाहिए। पहले तो वो चीज प्रामाणिकता के साथ, सत्यम, फिर शिवम, वो मंगलकारी कल्याणकारी हो किसी के लिए, और फिर सुंदरम, सौंदर्य हो, उसमें मिठास हो, उसमें मधुरता हो। ये, और जो देश भी आकाश जैसी ऊंचाई छूना चाहता है, उस देश को शील को अपनाना ही पड़ेगा। कभी भारत शीलवान था तो सोने की चिड़िया था, पूरे विश्व को लीड कर रहा था। जब जब किसी भी देश में शील का भंजन होगा, वह देश नीचे चलता चला जाएगा। और पार्लियामेंट में आप देखें किस तरीके से वहां पर क्या क्या चलता है, एक दूसरे के ऊपर हम किताबें फेंक देते हैं, माइक भी चला करके फेंक देते हैं, कितनी बार तो जूते निकाल करके फेंक देते हैं जी। ये चीज सोचनी होगी हमको, इस विषय पर हमको बहुत गहन चिंतन करना होगा। इसके लिए कोई हमको कानून लाने होंगे कि ऐसे लोगों को हम लोकसभा में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में आने से बैन कर सकें, क्योंकि पूरे देश का प्रश्न है, किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं जी। और इससे जो संबंध है, देखें आप आपस में भी जो पार्टीज हैं उनमें कितना आपस में गैप क्रिएट हो गया है, और कितनी डार्क वाइब्रेशंस होंगी वहां की। जबकि होना क्या चाहिए, हम पूरे देश को एक सीख देने जा रहे हैं जी। तो सब पार्टीज के अंदर एक समन्वय हो। ठीक है, कोई विपक्ष होगा, कोई सत्ता पक्ष होगा, आज किसी की सरकार है, कल को किसी और की सरकार हो सकती है, कल वो सज्जन विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन आपस में पक्ष और विपक्ष में एक समन्वय होना चाहिए। हाँ, कोई ऐसी चीज है जो देश के लिए हित में नहीं है, उसका हम विरोध करें, और विरोध का भी एक तरीका हो शालीनता के साथ जी। संबंध हो कि ट्रांजैक्शन, वाद विवाद नहीं जी। और घरों में हम देखते हैं आज ज्यादातर पिता और बेटे के बीच, बेटा पिता की बात ही नहीं सुन रहा है, विवाद करना शुरू कर दिया है, पति पत्नी में भी ऐसा है, तो संबंध मधुर नहीं रह पाते। तीसरी चीज है वाद विवाद, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा, एक दूसरे के ऊपर
हमने तो प्रतियोगिता भी अगर रखी है स्कूल्स में, तो हमने क्या रखी है, वाद विवाद प्रतियोगिता, डिबेट। संवाद प्रतियोगिता नहीं रखी है। बचपन से ही वही सीखते हाँ, आ है रहे ना, हैं। संवाद प्रतियोगिता कहीं देखी आपने? नहीं। मैं भी जब मैं छठी कक्षा में पढ़ता था तो पहली बार मैंने वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया। तो हमारे जो स्कूल के टीचर्स थे, उनको पता ही नहीं था, भोले भाले थे बेचारे बहुत ज्यादा, उनको ये नहीं पता था कि पक्ष में भी बोलना होता है, विपक्ष में भी बोलना होता है। तो मैं जब वहां कमिश्नरी में बोलने के लिए गया, तो मैंने पक्ष का तैयार करके गया था, मैं तो टीचर्स ने मुझे तैयार कराया था, तो मैंने पक्ष में बोल दिया और बहुत सुंदर बोला गया, वहां पर सबने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। लेकिन उन्होंने कहा कि विपक्ष वाला व्यक्ति जो आपका है उसको भेजो, लेकिन विपक्ष का कोई था ही नहीं, तो मैं ही था। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप अगर मुझे परमिट करें तो मैं ही विपक्ष में मैं ही विपक्ष में बोल दूं। अब कोई उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तो उन्होंने मुझको ही बोला, तो मैंने फिर विपक्ष में भी बोला उसके, और वो प्रतियोगिता जीत ली मैंने उस प्रतियोगिता में। मतलब वाद और विवाद जी। जब वाद विवाद है तो कभी भी संबंध मधुर नहीं रह सकते। सबसे महत्वपूर्ण चीज है संवाद, कम्युनिकेशन। हाँ, द आर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। राइट। और संवाद में मैं 4 बिंदु कहना चाहता हूं। अगर इन 4 बिंदुओं का हम पालन करें तो संबंध समाज में, परिवार में, अपने ऑफिस में, अपनी इंडस्ट्री में, अपने बॉस के साथ, सबऑर्डिनेट के साथ, कोलीग के साथ बहुत मधुर हो सकते हैं। और संवाद में सबसे पहला बिंदु है लिसन, नॉट हियरिंग बट लिसनिंग। हियरिंग में और लिसनिंग में क्या डिफरेंस है? हियरिंग करके बस इग्नोर कर दिया, मैं और कभी लिसनिंग। किसी स्कूल में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, तो मैं बच्चों को बस सबसे पहले यही बताता हूँ, डोंट हियर, लिसन। लिसन। हियरिंग में हमारा शरीर यहाँ मौजूद है, हमारे हम कान कहीं यहाँ और हैं। मौजूद है, लेकिन हम मन से, हम चित्त से, हम हृदय से और आत्मा से कहीं कहीं और और मौजूद है। हैं। जी। तो कान तक आवाज तो आ रही है, लेकिन हम उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं, जी। उसको हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। 1 घंटे बाद हमको कुछ भी नहीं पता होगा कि क्या हुआ, जी। हम ऐसे चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। अब जो बच्चे लिसनिंग करते हैं, अब टीचर बोल रहे हैं और एज इट इज उसको अपने अंदर उतार, पूरे प्राणों से वहां मौजूद हैं, पूरे हृदय से, पूरे चित्त से मौजूद हैं, एकाग्रता के साथ में, तो टीचर ने जो बोला वो ज्यादातर उस बच्चे के अंदर चला गया। अब उसको घर पर उतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि वो हॉस्टल के बच्चे बहुत हैरान होते थे कि मैं सबसे कम पढ़ता हूं तो फिर भी कॉलेज को कैसे टॉप करता हूं मैं। उसका कुल कारण था, जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो मेरे और टीचर के बीच में अब कोई दूसरी चीज नहीं है। और मैं दूसरे बच्चों को देखता था, वहां पर कोई इसको ऐसे पेन कर रहा है, कोई उधर से कर रहा, आपस में टीचर पढ़ा रहे हैं और ये आपस में ही कुछ करे जा रहे हैं, वहां मौजूद ही नहीं है। फिर अब इनको हॉस्टल में जा करके, लाइब्रेरी में जा करके अलग से कितनी मेहनत करनी होगी, जिसको आप कहते हैं होश। हाँ, चैतन्यता के साथ, पूरी सजगता के साथ। जी। तो वो जो लिसनिंग है, आप कभी भी देखें, जैसे कोई जिससे आप बात कर रहे हैं, अगर वो आपको अच्छे से नहीं सुन रहे तो फिर आप पाएंगे कि आपके संबंध कभी भी अच्छे, उस व्यक्ति को आप ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। हाँ, अभी ये होता है। जिन दिनों में हिसार में रहता था बहुत सालों पहले, तो वहां एक स्कूल में एक प्रतियोगिता कराई गई कि सब बच्चों को एक एक गुलाब का फूल दिया गया, और विशेष जैसे 14 फरवरी है या किसी पर एक विशेष दिन पर कहा गया कि आप किसी को भी जाकर के गुलाब का फूल दे सकते हैं। तो पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा 200 से भी ज्यादा गुलाब के फूल एक बच्चे के पास इकट्ठे हुए जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। अच्छा। देखने में बहुत सुंदर नहीं था, बहुत हैंडसम नहीं था, साधारण था देखने में, और वो कक्षा का टॉपर भी नहीं था। उसके बाद भी जब पता लगा कि इसके पास सबसे गुलाब के फूल क्यों आए, तो पता लगा, जो जानकारी मिली कि ये सज्जन किसी दूसरे की बात को बहुत गौर से सुनते हैं। कोई दूसरा जो मित्र है, कोई सहेली है, इनसे कोई आके कहते हैं तो बहुत अच्छे से सुनते हैं उसकी बात को। और यही संबंधों की आधारशिला है। जैसे घर में, परिवार में हम माँ की बात को गौर से सुन लें, हम क्या करते, बीच में टोक देते। हम पत्नी की बात को गौर से सुने, हम पति की बात को गौर से सुने, पिता की बात को गौर से सुने। लिसनिंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग, ये संवाद का पहला विज्ञान है। सुने,
बहुत प्राणों से सुने, और सामने वाले व्यक्ति को पता लगना चाहिए कि आप प्राणों से सुन रहे हैं। तो इसलिए दूसरा बिंदु है समझें, अंडरस्टैंड करें कि सामने वाला व्यक्ति हकीकत में क्या कहना चाहता है। सामने वाला व्यक्ति हो सकता है शब्दों का बहुत धनी ना हो, उसके पास शब्दों से खेलना ना आता हो, लेकिन उसके कुछ इमोशंस हो सकते हैं, टूटे फूटे शब्द होंगे, लेकिन उसकी भावना कुछ बहुत प्रगाढ़ हो सकती है। राइट। तो समझने की कोशिश करें। लेकिन कैसे पता चलेगा कि आपने अच्छे से सुन लिया है और अच्छे से समझ लिया है? तो तीसरा बिंदु है संवाद का, अब रिपीट करें कि अच्छा आप ऐसा कहना चाहते हैं, आप मुझसे ये उम्मीद करते हैं। अगर आपने गलत सुन लिया है तो अभी करेक्शन हो जाएगा, या आपने अभी गलत समझ लिया है तो अभी इसमें सुधार हो जाएगा, नहीं तो बात आगे निकल गई। अब चौथे बिंदु पर, जब आपने अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, रिपीट कर लिया, दोहरा लिया, अब आप अपनी बात को कहें। चौथे बिंदु पर हम क्या करते हैं? सीधे चौथे बिंदु पर जी। ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना बात को दोहराते हैं। तो इससे हमारे संबंध बहुत ही खराब हो जाते। हम परिवारों को देखें ईमानदारी से, मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ, हजारों परिवारों से मिलता हूँ जा करके, मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा जो संबंधों में दरार है वो संवाद की कमी के कारण, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जी। संवाद करना नहीं आता। देखो एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ आपको, छोटा सा, कि आप अपने ऑफिस में, कोई सज्जन अपने ऑफिस में है, आज ऑफिस के सब लोगों ने आज फिल्म देखने का कार्यक्रम बना लिया कि 5 बजे ऑफिस बंद होगा, हम 6 बजे वाला शो देखने के लिए चलेंगे, या 6:30 बजे का जो भी शो है। तो आप जल्दी से ऑफिस आए और हाथ मुंह धोने लगे, और फिर एकदम से इस बीच में पत्नी ने कहा कि सुनो जी, आज तो मुन्ना की यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाजार जाना है, बहुत कई दिनों से मैं सोच रही हूँ मुन्ना की यूनिफॉर्म खरीदने के लिए जाऊं। तो अब आपने एकदम तपाक से बोल दिया कि मुझे तो फिल्म देखने जाना है, आज मैं नहीं जा सकता। अब इसी के ऊपर झगड़ा शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का पालन कर सकते थे। करेक्ट। कैसे? पत्नी की बात को गौर से सुने कि अच्छा आज मुन्ना की यूनिफॉर्म खरीदने जाना था, और क्या क्या करना है बताइए। और मतलब पूरी लिस्ट एग्जॉस्ट कराएं। कितने दिन हो गए कि हमने रेस्टोरेंट में बैठ करके भोजन भी नहीं किया, मेरी इच्छा थी कि रेस्टोरेंट में बैठ करके आज हम भोजन करते, आप घर पे ना बनाते। और कुछ आपको भी कुछ खरीदना होगा, साड़ी या सूट, लेकिन अगर खरीदवाना हो तभी कहिए, झूठ मत अभी ऐसे कह दिया तो कल मुसीबत, प्रामाणिकता के मुसीबत में फंस जाएंगे फिर, नहीं तो, है ना। पूरी लिस्ट एग्जॉस्ट करा लें, सुन लें पूरे गौर से, समझ लें पूरी गौर से। फिर अब चौथे बिंदु पर, जब आपने 15-20 मिनट कन्वर्सेशन कर लिया, अब अपनी बात को रखें, पत्नी को अब बोलें कि आज मुझसे गलती हो गई, हकीकत में तो मुझे पहले आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन आज मुझसे गलती हो गई कि सारे मित्रों ने मूवी देखने का प्रोग्राम बना लिया, सब कहा कि हम सब इकट्ठे, ऑफिस वाले मित्र जाएंगे, तो मैंने भी उनको यस कर दी। अब मुन्ना की यूनिफॉर्म खरीदने जाना है, तो आप कहें तो मैं वहां फिल्म के लिए मना कर देता हूं, अब मैं फिल्म देखने नहीं जाता। पत्नी 99.9% चांस है, पत्नी कहेगी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुन्ना की यूनिफॉर्म हम कल खरीद लेंगे, आज आप फिल्म देखने चले जाइए। अगर सीधे हमने फिल्म की बात की होती तो झगड़ा हो जाता, और झगड़ा इतना हो जाता कि 15 दिन तक भी फिर आपस में कोई बातचीत नहीं होती। करेक्ट। ये टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन। मुझे इतना सुंदर आर्ट का एलैबोरेशन मैंने लाइफ में कभी नहीं सुना है स्वामी जी। सो ब्यूटीफुल, एंड सबसे बड़ी बात सो प्रैक्टिकल। मतलब इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो बुकिश हो या कहीं से पढ़ी हुई हो, एक एक बात में इतनी प्रैक्टिकलिटी, और बहुत सुंदर। इतना मैंने ब्यूटीफुल कभी नहीं सुना, और मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस आर्ट को अपने भी पर्सनल रिलेशनशिप्स में मैं अप्लाई कर पाऊँ। तो स्वामी जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को रिलेशनशिप्स के बारे में? मैं आखिरी चीज कहना चाहता हूँ, जी जो मेरे पूरे जीवन का सार निचोड़ है। जी जैसे मैंने कहा, टी फॉर ट्रांजैक्शन, जी, और एक टी है टी फॉर थैंकफुलनेस। ये ग्रैटिट्यूड। आखिरी चीज है। जी मैंने हजारों लोगों पर प्रयोग करके देखा है,
जी। मैं कहना चाहता हूँ कि जो मित्र सुन रहे हैं इस चीज को, वो प्रयोग करके देखें। शिकायत एकमात्र तत्व है जो हमारे अच्छे खासे संबंध को खत्म कर देता है। जब भी हम किसी के प्रति शिकायत से भर जाएंगे, हमारे संबंध आज नहीं तो कल खत्म होने शुरू हो जाएंगे। आप ये प्रयोग करके देखें कि कोई सज्जन अमेरिका में रह रहे हैं, कोई जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में या कनाडा में रह रहे हैं, आप उनके प्रति यहां पर शिकायत से भर जाएं। और आप किसी व्यक्ति से भी शिकायत ना करें, पेड़ों से, फूलों से, आकाश से, चांद से, सितारों से उनकी कंप्लेंट करना शुरू करें, शिकायत करना शुरू करें, और बड़ी हैरानी के परिणाम आएंगे। 3 महीने के अंदर आपके संबंधों में एक दरार आनी शुरू हो जाएगी। अब संबंध उतने मधुर नहीं रह जाएंगे जितने मधुर पहले थे। वो टेलीपैथी इट वर्क्स। टेलीपैथ, ये पूरा का पूरा जो आकाश है, जो वायुमंडल है, ये भरा हुआ है। विज्ञान इसको कहता है ईथर, और धर्म कहता है ओंकार, शब्द, राइट। ओम का नाद। तो उससे होते हुए वहां तक तरंगें पहुंच जाती हैं, पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी। इसके ठीक विपरीत है धन्यवाद। अगर हम किसी से भी संबंध मधुर करना चाहते हैं, उसके प्रति धन्यवाद से भरना शुरू हो जाए, और जितना हम धन्यवाद से भरते जाएंगे उतने ही हमारे संबंध मधुर होते चले जाएंगे। बेहतर है डायरी बनाएं, और डायरी में उन सज्जन के बारे में लिखना शुरू करें। प्रैक्टिकल करके देखें, किसी व्यक्ति से अगर संबंध अभी थोड़े से खत्म हैं, खराब हैं, कम हैं, तो उसकी तारीफ करें, धन्यवाद करें, क्या क्या उसने हमारे जीवन में क्या किया, तो उसके लिए। और पाएंगे कि संबंध आपके कब मधुर हो गए आपको ही पता ना चला, क्योंकि ये जो पूरा एग्जिस्टेंस है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा बहुत एनर्जी से भी भरा हुआ है। एनर्जी बहुत संवेदनशील है। राइट। परमात्मा परम चैतन्यता का नाम है। हम जो अपने अंदर सोच रहे हैं, जो इमोशंस भी आ रहे हैं, वो भी यहाँ पता हो रहे हैं, चल रहे हैं, और वो ट्रांसमिट हो रहे हैं हमारे इमोशंस तक भी। सास बहू के बारे में, बहू सास के बारे में, देवरानी जिठानी के बारे में, जिठानी देवरानी के बारे में, ननद भाभी के बारे में, जो भी अंदर इमोशंस भी आ रहे हैं, अपने कमरों में बैठे, वो सब ट्रांसमिट हो रहे हैं, और उसके रिजल्ट हमारे जीवन में आने शुरू होंगे। मैं आखिरी एक घटना हकीकत की सुनाना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। बहुत समय की बात है, एक राजा और उसके वजीर में बहुत गहरी मित्रता है, बड़ी सघन मित्रता है। जी। दोनों रोज सुबह जंगल में जाते हैं शिकार खेलने के लिए, घूमने के लिए, आनंद के लिए। और राजा ने एक नियम बनाया हुआ है कि वो जंगल में जाकर के ताजे फल तोड़ता है, और ताजे फल तोड़ के पहले आधे वजीर को देता खाने के लिए, और फिर आधे खुद खाता है। लेकिन आज जिस जंगल में वो गए हैं, वहां पर फल नहीं है, एक पेड़ पर बस एक फल लगा है। वो तलवार से उस फल को काट लेता है, उसके 4 पार्ट करता है, 4 फांक करता है जी। और नियम के अनुसार पहला जो पार्ट है, पहली जो फांक है, वो वजीर को देता, वजीर खाता है। क्या स्वाद है, क्या आनंद है, इतना डूब करके। वजीर दूसरी फांक के लिए हाथ बढ़ाता है, तो नियम भी यही कह रहा था, तो दूसरी फांक भी बहुत स्वाद से खा लेता है। लेकिन वो तीसरी फांक के लिए भी हाथ बढ़ाता है, और वो तीसरी भी राजा दे देता है। सोचता है कि चलो आज ये 3 खा लेगा, मैं एक ही हिस्सा खा लूंगा, तो वो उसको तीसरी को भी खा लेता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वो चौथी फांक के लिए भी हाथ बढ़ाता है। राजा कहता है ये तो हद ही हो गई है, ये कैसे होगा, मैं भी तो खाऊंगा ना, तो मैं भी देखूंगा, इतना स्वादिष्ट फल है तो मैं भी इसको टेस्ट करना चाहता हूं। दोनों में छीना झपटी होती है, और उसी में राजा उसको अपने मुंह में ले लेता है, और देखता है एकदम कड़वा जहर है, और वो उसको एकदम वॉमिट कर देता है। अच्छा। उगल देता है उसको। और राजा कहता है भाई कमाल हो गया, इतने कड़वे फल को तुम इतना स्वाद लेकर के खा रहे थे, तुमने बताया क्यों नहीं, तुम बता देते। और इतनी प्यारी बात वजीर ने बोली, काश हम अपने परिवार में इस बात को कर सकें। वजीर ने बोला कि जिन हाथों से इतने सालों में हजारों हजारों इतने मीठे फल खाए हों, वहां एक कड़वे फल के लिए क्या शिकायत करनी। और मैं चाहता था कि इस कड़वे फल को मैं ही खा जाऊं, आप इसका स्वाद भी ना चखें। काश हम अपने घरों में इसको कर सकें, हम इतने धन्यवाद से भर सकें। और विशेष रूप से पति पत्नी, पत्नी ने इतना कुछ हमारे लिए पूरे जीवन भर किया है, पति ने भी हमारे लिए जीवन भर किया है। हम जितना धन्यवाद से भर सकते हैं, जितना ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं, जितने अहोभाव से भर सकते हैं, और हम पाएंगे हमारे संबंधों में बहार आ जाएगी, आनंद ही आनंद होगा, परिवार दोबारा से बस जाएंगे।
स्वामी जी, एक तो आपका हर उत्तर एक कहानी से रिलेटेड होता है। हमेशा आप उत्तर किसी ना किसी कहानी से जब रिलेट करके बताते हैं तो बहुत जल्दी समझ आता है, बहुत रिलेटेबल होता है। तो ये कला कहाँ से आपके पास आई? क्या ये रीडिंग का इफेक्ट है कि आपने बहुत जीवन में पढ़ाई की है? पढ़ाई की है, और हकीकत में जितने भी संत हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, चाहे जी। वो भगवान गौतम बुद्ध हैं, जी। भगवान महावीर हैं, प्रभु ईसा मसीह हैं, या फिर ओशो हैं, जी। सबने अपनी बात को कहानियों के द्वारा, कहानियों से वो रखा बहुत है। आसानी से ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब उतर आपकी जाती बात है। सीधा हृदय में उतरती है क्योंकि आप कहानियों के माध्यम से समझाते हैं। दिस इज अ क्वालिटी जो बहुत रेयर है और बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू स्वामी जी। बहुत जल्दी हम एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच, मुझे थैंक यू सो यहाँ मच पर स्वामी बुलाने जी। के लिए, इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू स्वामी जी। ऑल द आनंदम बेस्ट। प्रणाम।